सुनीता अपनी पड़ोसन विमला के घर आती है, जहाँ विमला की बहू को देखकर सुनीता कहती है, अरे विमला, तू भी कैसी बहू उठा कर लाई है। तेरा बेटा इतना अच्छा खासा दिखता है, कोई कमी नहीं है उसमें, लेकिन उसके आगे ये लड़की तो बिल्कुल भी नहीं जचती। सच में कुछ खास नहीं लगती है। शर्म कर ले तू, हर किसी में कमी निकालती रहती है। मेरी बहू बहुत अच्छी है और मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखती। सबका अच्छे से ख्याल रखती है, मेरे बेटे से प्यार करती है, और क्या ही चाहिए। बस यही सब बहुत होता है क्या बहू बनाने के लिए। जब तक तेरी बहू नहीं आई थी ना, तब तक तो तू सबका कितना ख्याल रखती थी, सब कुछ तू ही करती थी। और अब बहू क्या आ गई, ये क्या हो गया है तुझे? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तेरी सोच पे बहुत बुरा लग रहा है। अरे कोई किसी के बारे में कैसे बोल सकता है इतना बुरा। बाहरी खूबसूरती से क्या ही होता है, मेरी बहू तो दिल से साफ है और वही दिखता है मुझे। हाँ, वो तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तेरी बहू के दिल में मैल है। मैंने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला है, मैं तो बस अपनी राय बता रही हूँ। सुंदर लड़कियों के दिल भी साफ होते हैं, लेकिन अब तू कर भी क्या सकती है। बहू ऐसी मिली है तो कहीं ना कहीं से तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि तू अपनी बहू से बहुत खुश है। मैं कुछ दिखा नहीं रही हूँ, बल्कि सच में मुझे मेरी बहू बहुत पसंद है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे तेरी सोच पे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। और रही बात बहू की, तो तेरा बेटा भी कल को बहू लेके आएगा, फिर तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को ही देखेगा। कैसी बहू आती है तेरी। मेरी बहू जब आएगी ना, तो सच में पूरा मोहल्ला देखता का देखता ही रह जाएगा। सुंदर इतनी होगी कि लोग जलेंगे मेरी बहू से, और वो भी बहुत कामकाजी होगी। आज भी लोग मुझे देखकर कह नहीं सकते कि मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ। अब मेरी बहू सोच ले कैसी आएगी, फिर मत बोलियो कि हाँ गलती हो गई थी मेरे से। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, और तेरी बहू का सबसे ज्यादा इंतजार मैं ही करूंगी। सुनीता को खुद की खूबसूरती पर बहुत घमंड था। बस इसलिए वो यही चाहती थी कि उसकी बहू भी बहुत सुंदर आए, ताकि पूरे मोहल्ले में सुनीता का और भी ज्यादा नाम हो जाए, सब उसकी तारीफ करें। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुनीता का बेटा अंकित शराब के नशे में धुत घर आता है। ये देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को चप्पल से मारने लगती है। नालायक कहीं के, आज फिर से पी कर आया है तू। तुझे शर्म नहीं आती है कि इतना पीता है तू? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू अपनी मनमानी करने लगा है ना, अब तू जी भरकर अपनी मनमानी ही करियो। सुनीता अपने बेटे को बहुत मारती है और फिर उसे आधी रात में घर से निकाल देती है। अंकित नशे में धुत था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। अगली सुबह अंकित को होश आता है तो दरवाजा खटखटाने लगता है। सुनीता दरवाजा खोलती है और अंकित घर के अंदर जा रहा था, लेकिन सुनीता अपने बेटे को धक्का मारकर पीछे गिरा देती है और बोलती है, अरे अरे, अंदर कहाँ घुस रहा है? भूल गया क्या कल रात को कितनी चढ़ा के आया था? माँ, आपको तो पता है मैं नशे को हाथ तक नहीं लगाता। वो कल मेरे दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी थी मुझे। मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन वो माने ही नहीं। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? देख, मुझे तेरी गलती जाननी ही नहीं है। तू पीकर मेरे घर आया था ना, अब तू मेरे घर कभी मत आइयो। चल निकल जा यहाँ से। माँ, क्या कह रही हैं आप? मैं घर से कहाँ जाऊँगा? अरे एक ही तो घर है मेरे पास, दूसरा होता तो चला भी जाता। माँ, माफ कर दो ना इस बार, अगली बार कभी गलती नहीं करूँगा। अगर हो तब निकाल देना घर से। माँ, माफ कर दो। चल निकल यहाँ से। मुझे ना तेरी माफी चाहिए और ना ही अब तू इस घर में चाहिए। सुनीता अपने ही बेटे को घर से निकाल देती है। अंकित को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अंकित को उसे उम्र में काफी बड़ी औरत शालिनी रोकती है और उसे अपने घर लेकर चली जाती है। मैंने कल रात देखा था, जिस तरह तुम्हारे दोस्त तुम्हें पिला रहे थे उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी माँ तो ये बात समझ ही नहीं रही कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे घर रह सकते हो। जब तुम्हारी माँ मान जाए जब तुम अपने घर चले जाना, ठीक है? लेकिन आपके पति और बच्चों को परेशानी नहीं होगी क्या? मेरा तलाक हो गया है और मेरे बेटे को तुमसे कोई परेशानी नहीं है। मैं अभी यहाँ नई आई हूँ, किसी को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे काफी भोले लगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। थैंक यू सो मच। आज ना मेरी माँ को समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे समझा नहीं। लेकिन अनजान होकर आपने मुझे इतना समझा और मुझे अपने घर में रहने को कहा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं अब आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। कल रात आपने पी थी, इसलिए अब आपके सर में काफी दर्द हो रहा होगा ना, आप आराम कर लेना। शालिनी का स्वभाव काफी अच्छा था। भले ही शालिनी अंकित से उम्र में बड़ी थी, लेकिन वक्त के साथ अब अंकित शालिनी को पसंद करने लगता है और एक दिन अपने दिल के हालात बता देता है। शालिनी भी अंकित से अपने दिल के हाल बता देती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और फिर वह दोनों
लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। ये बात जब सुनीता के कान तक जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मैंने उस नालायक को घर से निकाला था तो वो अपने से ज्यादा उम्र की औरत के साथ चक्कर चलाने लग गया, पर मैंने इसे रोका नहीं ना, तो कल को क्या पता घर ही ले आए। सुनीता को अब कैसे भी करके अपने बेटे को वापस घर लाना ही होता है, इसलिए अब वो शालिनी के घर जाती है, जहाँ शालिनी और अंकित दोनों बैठे होते हैं। सुनीता को देखकर अंकित कहता है, अरे माँ, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तू जो हरकतें कर रहा है ना, उसके बारे में पूरा मोहल्ला मेरे ऊपर थू थू कर रहा है। तुझे तो शर्म आएगी नहीं, लेकिन मुझे बहुत आ रही है, और इसीलिए वापस घर ले जाने के लिए आई हूँ तुझे मैं। अब तू यहाँ एक पल और नहीं रहेगा, तू अभी के अभी मेरे साथ घर चलेगा। माँ, आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। तेरा और इस बूढ़ी का जो चक्कर चल रहा है ना, उसके बारे में पूरा मोहल्ला जानता है और बदनामी भी हो रही है मेरी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि अब तू यहाँ रहे। घर वापस चल। माफ करना माँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी छोटी सोच है। एक तो उस समय आपने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा साथ छोड़ दिया, तब ना शालिनी ने अपनाया था, मुझे सहारा दिया था, इसलिए अब शालिनी को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं उसे बहुत प्यार भी करता हूँ। अगर आप चाहती हो कि मैं घर जाऊँ तो शालिनी और उसके बच्चे को भी हमारे साथ आने दो। अरे रे, इस बूढ़ी में तुझे क्या दिख गया? मैं तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढूंगी, तू उसे छोड़ दे। इस बूढ़ी ने पहले ही अपने पति को तलाक दे रखा है, इसका एक बच्चा भी है, तेरी जिंदगी बर्बाद करेगी ये। माँ, मुझे आपकी बातों से फर्क नहीं पड़ता जरा भी। मैं अभी भी अपनी बात पे ना कायम रहूंगा कि अगर आप चाहती हो कि मैं आपके घर जाऊं तो आपको शालिनी और उसके बच्चे को भी साथ में ले जाना होगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। और हाँ माँ, शालिनी और मैं जल्दी शादी करने वाले हैं। अगर मैं इसे घर लेकर नहीं गई तो मैं बुरी बन जाऊंगी। एक काम करती हूँ, अभी मान जाती हूँ, बात की बात मैं देखूंगी। अंकित कोई बात नहीं, माँ जी इतने प्यार से तुम्हें घर वापस ले जाने आई हैं। मुझे लगता है तुम्हें माँ जी के साथ ही घर जाना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, घर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ। हाँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। जिसने मेरे बेटे का इतना साथ दिया है उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। सुनीता मान जाती है और अंकित शालिनी की शादी करवा कर घर ले आती है। शालिनी सुनीता के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है, लेकिन वहीं सुनीता को शालिनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा ही कोशिश करती थी शालिनी को नीचे दिखाने के लिए। ऐसे ही एक दिन विमला आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुझे क्या हुआ है? किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या जो इतनी जोर जोर से हंस रही है? तू अब तक सबकी बहुओं में कमी निकाल रही थी, लेकिन यहाँ तो खुद की बहू बूढ़ी आ गई। शादी हो चुकी थी, इसलिए अब सुनीता कुछ नहीं कर पाती। अंकित खुश था शालिनी के साथ, लेकिन सुनीता को मुंह बनाकर ही सही, लेकिन अब रहना तो अपने बेटे के साथ ही पड़ता है। कमला का पति मरने के बाद अपने पीछे छोड़ गया था कमला और उसके 2 बच्चों को, जिनकी परवरिश करना और खर्च चलाना अब कमला के लिए बेहद मुश्किल हो गया था, जिस वजह से वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया करती और अपना घर चलाया करती। ऐसे ही एक दिन जब किसी के घर में वो काम कर रही थी तो बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच की प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है और इसकी आवाज सुनकर वहाँ की मालकिन आती है, जो टूटी हुई प्लेट देखकर वो कमला से गुस्से में बोलती है, अरे कलमुही, ये सब क्या किया तूने? कांच की प्लेट तोड़ दी। तुझे पता भी है ये कितनी महंगी है? जितने की एक प्लेट है ना, उतने में तेरा पूरा घर बिक जाएगा। मालकिन माफ कर देना, गलती से हाथ से छूटकर ये मुझसे टूट गई, आगे से नहीं होगा। क्या कहा? गलती से हो गया? ये बता, इसके पैसे कौन देगा? इतनी महंगी प्लेट थी ये, हजारों में कीमत है इसकी। मालकिन मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मैं तो खुद आपके पास काम करके अपने बच्चों को पालती हूँ। ठीक है, फिर इस महीने की पगार में से तुझे मैं एक पैसा नहीं देने वाली। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मेरे घर में एक पैसा भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो? मुझे तुझसे और तेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं। काम करना है कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तुझ जैसी हजारों नौकरानी मिल जाएंगी मुझे, लेकिन मैं तुझे इस महीने कुछ नहीं देने वाली हूँ, समझी तू? इतना कहकर अब मालकिन वहाँ से चली जाती है और कमला रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला अपना काम खत्म करके वहाँ से अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसके बच्चे उससे मिलते हैं और पास में एक पापड़ बेचने वाले के पास कमला को ले जाकर पापड़ लेने के लिए कहते हैं। कमला के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन पापड़ वाले को देखकर वो सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, मुझसे अच्छी तो इस पापड़ वाले की किस्मत है।
कम से कम ये किसी और के पास काम तो नहीं करता, खुद का कमाता है और खुद का खाता है, किसी बात की कोई चिंता नहीं। काश मैं भी ऐसा अपना कोई काम कर पाती, इस पापड़ वाले की तरह। इतना कहकर अब कमला वहाँ से अपने बच्चों के साथ चली जाती है। अगली सुबह जब फिर से कमला अपनी मालकिन के यहाँ काम पर जाती है तो उसकी मालकिन उसे काम से निकाल देती है और उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर कर देती है, वो भी उसके पैसे दिए बिना ही। ये देखकर कमला रोती हुई घर वापस जाती है और कुछ समय बाद वो खुद से बोलती है, एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। वो मालकिन आज नहीं तो कल मुझे घर से बाहर कर ही देती, लेकिन अब मैं और दूसरों के घर नौकरानी बनकर नहीं जी सकती। मुझे भी खुद के लिए कुछ करना होगा, जिससे कि मैं दूसरों के सहारे न रहूं। क्यों ना उस पापड़ वाले की तरह मैं भी पापड़ बनाकर बेचूं, लेकिन इसके लिए भी तो पैसे चाहिए जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। इतना कहकर अब कमला मोहल्ले के एक बड़े से दुकानदार के पास जाती है, जो कभी कमला के पति का दोस्त हुआ करता था। उसके पास जाकर कमला उससे मदद के लिए बोलती है, बिरजू भाई, आज मैं यहाँ आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। आप मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे आपसे मदद मांगना सही लगा। हाँ भाभी जी, कहो ना क्या मदद चाहिए आपको मेरी। अरे मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। आप मेरे दोस्त की बीवी हैं। बिरजू भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, पापड़ बेचने का। क्या कहा, पापड़ बेचने का? लेकिन भाभी जी, आज के समय में भला कौन खाता है पापड़? हमारे जमाने के बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाया करते थे, लेकिन आज के तो सभी लोग चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, अरे यही सब खा रहे हैं। मुझे यकीन है कि मेरे पापड़ जरूर बिकेंगे, इसलिए मैं अपना काम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। अरे भाभी जी, मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मेरी पत्नी को जानती है ना। अरे अगर उसे पता चल गया कि मैंने आपको उधार पैसे दिए हैं, अरे तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपके पास गिरवी रखकर आपसे पैसे ले सकूं। है ना आपका घर, आप मुझे घर के कागजात दे दें और पैसे ले जाओ। जब पैसे हो तब वापस ले जाना पेपर। लेकिन बिरजू भाई, ले देकर एक घर ही तो है मेरे पास, जो कि मेरे पति की आखिरी निशानी है। उस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, वो भी चला जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे तो मैं कौन सा बेचने के लिए कह रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप पैसे ले जाइए और कागज गिरवी रख दीजिए, अब बाद में पैसे देकर कागज ले जाना। अब कमला बिरजू की बातों में आ जाती है और अपने घर के कागज बिरजू के पास रख देती है और वहाँ से पैसे ले जाती है, जिससे वो पापड़ बनाने का सारा सामान भी ले लेती है और फिर पापड़ बनाना भी शुरू कर देती है, जिसमें उसके बच्चे भी उसकी मदद करते हैं। और सारे पापड़ बनाने के बाद वो एक स्कूल के बाहर जाकर बेचने लगती है। पापड़ ले लो पापड़, अच्छे ताजे पापड़, करारे करारे पापड़ ले लो। कमला लगातार ऐसे ही आवाज लगाती है और पापड़ बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अफसोस घंटों तक कोई भी उससे पापड़ नहीं खरीदता। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो कमला को लगता है कि अब बच्चे उससे पापड़ जरूर लेंगे, लेकिन फिर भी उससे कोई भी पापड़ नहीं खरीदता। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल से घर चले जाते हैं। अब आखिर में एक बच्चा और उसकी माँ आ रहे थे। पापड़ वाली को देखकर वो बच्चा अपनी माँ से पापड़ लेने की जिद करता है और उसकी माँ कमला के पास जाती है और उससे बोलती है, बहन जी, ये पापड़ कैसे दिया आपने? बहन जी, बस 10 रुपए के 2 हैं, बताओ कितने दूं आपको? 2 पापड़ दे दीजिए। हाँ हाँ, लीजिए। वो पापड़ लेकर दोनों माँ बेटे वहाँ से चले जाते हैं। अब स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं बचा था और कमला ने पूरे दिन में सिर्फ 10 रुपए ही कमाए थे। ये देखकर कमला बहुत दुखी हो जाती है और दुखी हुए अपने घर चले जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे दरवाजे पर बैठे हैं और अपनी माँ से कहते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे, जल्दी से खाना दे दो। क्या कहा? खाना? खाना तो नहीं है। मैं सुबह से स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेच रही थी, तो घर में कुछ नहीं बना पाई। माफ कर देना बच्चों। कोई बात नहीं माँ, हम पापड़ ही खा लेंगे। वैसे भी मुझे पापड़ बहुत पसंद है, आप भी खाइए। मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी को समझते हैं। लेकिन मुझे कुछ करना ही होगा। कब तक बहाना करती रहूंगी और इन्हें भूखा रखूंगी?
यूं ही अब एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कमला ने जहां अपनी पहले दुकान लगाई थी वहां ना लगाकर दूसरी जगह अपनी पापड़ की दुकान लगाती है। किस्मत से उसके पापड़ों की वहां पर काफी बिक्री हो जाती है और इस बात से कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने सारे पापड़ बेचकर अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों के लिए अच्छा सा खाना बना देती है। अब हर दिन कमला स्कूल के बाहर जाकर पापड़ बेचा करती थी। एक दिन स्कूल के बाहर बैठकर चौकीदार कमला को वहां से ये कहकर भगा देता है कि स्कूल वालों ने कमला को बाहर पापड़ लगाने के लिए मना किया है, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे आने से पहले पापड़ लिया करते थे और जाने के बाद भी पापड़ लिया करते थे, इसलिए कमला को वहां से भगा दिया जाता है। कमला परेशान और हताश होकर एक पेड़ के नीचे अपने पापड़ लिए बैठ जाती है, जहां पर एक आदमी आता है और कमला से बोलता है, क्या आप वही पापड़ वाली हैं जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी? हाँ साहब, मैं वही पापड़ वाली हूँ जो स्कूल के बाहर पापड़ बेचा करती थी, लेकिन अब मैं वहाँ पापड़ नहीं बेचूंगी। आप चिंता मत कीजिए। हम भी नहीं चाहते कि आप यूं ही स्कूल के बाहर बैठकर पापड़ बेचें, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने घर पर बैठ के हमारे लिए पापड़ बनाएं। मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए पापड़ बनाएं। हमारा पापड़ का बिजनेस है जो कि दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमें इसके लिए एक अच्छी पापड़ बनाने वाली चाहिए और हमने सुना है कि आपके पापड़ बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? साहिब, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो जरूर आपके लिए पापड़ बनाऊंगी। इससे तो मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ठीक है, आप आज से ही हमारे लिए काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको पापड़ बनाने का एडवांस दे देता हूँ और आप काम पर लग जाइए। अगले ही दिन से कमला एक बड़ी कंपनी के लिए पापड़ बनाने का काम शुरू कर देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण आराम से कर पाती है। अमन की शादी मेघना नाम की लड़की से होती है। मेघना बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़की थी और अमन काफी सरल स्वभाव का होता है। एक रोज मेघना रसोई में चाय बनाकर अमन के कमरे में लेकर आती है और अमन के हाथों में चाय देते हुए उससे कहती है, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अदरक इलायची वाली गरम चाय पीकर शायद तुम्हें थोड़ी गर्मी आए, वैसे तो तुम बिल्कुल ठंडे हो। अरे रहने दो, तुम्हें जो बोलना है बोलो। मुझे पता है कि मेरी उम्र हो गई है और समय के साथ ढल जाना चाहिए। अब ये चीजें हमको शोभा नहीं देती और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। हाय, मैं क्या करूं, मुझे बूढ़ा पति मिल गया। अब तुम भी मान लो कि तुम्हारी भी उम्र हो गई है और हमारे बच्चे भी हो गए। अब हमें उन पर ध्यान देना है, खुद पर नहीं। और तुम भी अब कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। तभी मेघना चाय की प्लेट लेकर रसोई में जाती है और रसोई में प्लेट को पटकते हुए कहती है, और इस बूढ़े को कब पता चलेगा कि मुझे प्यार की जरूरत है, इसकी भाषण की नहीं। जब देखो तब प्रवचन ही देता रहता है और कुछ नहीं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना सब चीजों से तंग आकर अपनी दोस्त विमला के यहाँ जाती है। विमला मेघना को देखकर बहुत खुश होती है। विमला चाय नाश्ता बनाकर लाती है। मेघना चाय का कप लेती है और चाय पीने लगती है कि तभी विमला का पति विशाल वहाँ आता है और विमला को गले लगाकर उसके माथे को चूमता है। ठीक है विमला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना, और कोई जरूरी बात हो तो फोन कर देना। अब तुम अपने दोस्त को टाइम दो, मैं चलता हूँ। विमला भी विशाल को गले लगाते हुए उससे कहती है, ठीक है, तुम जाओ और तुम अपना भी ध्यान देना। तभी विशाल वहाँ से चला जाता है और मेघना ये सब देखकर विमला के पास जाकर उससे कहती है, यार विमला, तेरा पति तो बहुत रोमांटिक है और तुझसे कितना प्यार करता है। हर आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू क्यों सब बोल रही है? तेरा पति तुझसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं, मेरा पति मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, बहुत बोरिंग है। और मेरा पति खुद को बूढ़ा बताता है और ना ही खुद कुछ करता है और ना ही मुझे कुछ करने देता है। कुछ समय विमला के साथ बिताने के बाद मेघना अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना के पति अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के साथ उसके घर आता है। मेघना सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अमन अपने दोस्त रोहित के साथ बातें कर रहा होता है। मेघना सभी को चाय देती है और अमन के बगल में जाकर बैठ जाती है। अमन का दोस्त रोहित अपनी बीवी के बहुत ही क्लोज होकर बैठता है और उसका हाथ पकड़कर बैठा था। ये सब देखकर मेघना अमन से धीरे से कहती है, देख रहे हो ना जी, कितना प्यार है इन दोनों के बीच। और एक तुम हो बुढ़ापे का शिकार, जिससे खुद तो कुछ होता नहीं है,
कम से कम अपने सफेद बाल ही काले कर लिया करो, इतना तो कर ही सकते हो। तुम्हारे साथ तो कहीं जाने में भी मुझे बेइज्जती महसूस होती है। अरे तुम फिर शुरू हो गई। कम से कम मेरे दोस्तों के आगे तो चुप हो जाया करो। अरे वो क्या सोचेंगे, कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो। तभी अमन गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। अमन को ऐसे उठकर जाता हुआ देखकर रोहित भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि अमन सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। तभी वो उसके पास जाकर उससे कहता है, क्या हुआ अमन, तू ऐसे उठकर यहाँ क्यों आ गया? मैंने सुनी थी उनकी बातें। क्यों मेघना भाभी की बातों को दिल से लगाता है? अरे यार, ये पहली बार का नहीं है। जब देखो तब एक ही बात, तुम बुढ़े हो गए हो, रोमांटिक नहीं हो, प्यार नहीं करते। अरे तुम बुढ़े पति हो, सबका पति प्यार करता है, यही कहती रहती है पूरे दिन। अरे भाई, इन्हीं कारणों से तो मैं बहुत परेशान हूँ। आज यहाँ आने से पहले तुम ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, इतना बोलना, ये करना, वो करना, इतना क्लेश किया है मेरी पत्नी ने। एक तो मन नहीं था इसको लेकर यहाँ आऊं, लेकिन नहीं लाता तो और क्लेश करती, इसलिए लाना पड़ गया। तो अभी क्यों इतनी देर से चिपक के बैठा था मैं कमीने? इस वजह से ही तो तेरी भाभी ने कलेश किया है। अरे यार, बताया तो मजबूरी है, मजबूरी। और मजबूरी का नाम ही है महात्मा गांधी। और मुझे कोई कलेश करने का ना मन नहीं था, इसलिए उसे चिपक कर बैठा था। कुछ देर में अमन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद भी मेघना अमन से बहुत लड़ती है। कुछ देर में अमन और मेघना अपने बच्चों के कमरे में जाते हैं और वो देखते हैं कि दोनों ही बच्चे खेल रहे होते हैं। अरे ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मा पापा, हम दोनों मम्मी पापा बने हैं। अच्छा, तो तुम हमारी तरह बने हो। चलो हमें भी देखना है कि तुम दोनों कैसे मम्मी पापा बने हो। जिसने अच्छी एक्टिंग की उसको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है मम्मा। पीयूष और राधा अपने मम्मी पापा की एक्टिंग करने लगते हैं। राधा सर पर चुन्नी रख लेती है और पीयूष अपनी टाई लगाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। राधा भी अपनी माँ की तरह उसे चाय देने आती है और अपनी माँ की तरह ही पीयूष को चाय देते हुए उससे कहती है, ये लो पियो चाय। उससे ज्यादा तो तुमसे कुछ होगा नहीं। दिन भर बस बैठे रहते हो बुढ़ों की तरह। तुम्हारी जैसा बुढ़ा पति किसी को ना मिले। ओहो राधा, मैं थक चुका हूँ तुम्हारे ये रोज रोज के टॉर्चर से। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। आखिर मुझे ये बुढ़ा पति क्यों दिया भगवान ने? राधा बार बार पीयूष की इंसल्ट करती जा रही थी और ये चीजें देखकर अमन और मेघना को बहुत ही बुरा महसूस होता है। उनके इस खेल में उनको खुद का चेहरा नजर आता है। मेघना भी ये सब देखकर महसूस करती है कि वो जो भी अब तक करती आ रही है अपने पति के साथ, वो कितना गलत है। वही चीजें बच्चे भी देख रहे हैं, जिससे उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। तभी मेघना अपने बच्चों के पास जाती है और उनसे कहती है, चलो बहुत खेल खेल लिया तुमने ये सब, अब तुम्हारे सोने का समय हो गया है। क्या तुम दोनों को कल सुबह स्कूल नहीं जाना? चलो अब जल्दी से सो जाओ। कुछ देर बाद मेघना अपने बच्चों को उनके कमरे में सुलाकर वहाँ से चली जाती है। अमन भी मेघना के पीछे जाता है। दोनों अपने कमरे में बैठते हैं कि तभी मेघना उससे कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे इस व्यवहार का असर बच्चों पर इस कदर पड़ेगा। आप सही कहते थे कि जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, तो अपने पर कम और उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था कब से। और रही बात बुढ़े की, तो यह समय के साथ एक दिन सबको ही होना है। लेकिन मैंने तुमको कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं गए। यही तो है तुम्हारा प्यार, जो अभी तक मैं समझ नहीं पाई। और हमेशा तुम्हें उल्टा सीधा कहा, तुम्हारी बेइज्जती की। कोई बात नहीं मेघना, देर से ही सही, पर तुम्हें मेरा प्यार समझ तो आया ना। चलो अब इसी बात पर जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम सब बाहर डिनर करने चलते हैं। क्या सच में? अरे आज तो लग रहा है मेरा बूढ़ा पति भी जवान हो गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अमन मेघना को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है और दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता है। वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में आइसक्रीम के कुछ स्टॉल लगे होते हैं, जिन्हें देखकर अमन को बच्चों की याद आ जाती है और वो उनके लिए आइसक्रीम लेता है। मेघना को भी आइसक्रीम लाकर देता है। तभी मेघना उससे कहती है, नहीं मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मेरा मन नहीं है ठंडा खाने का, आप खाइए। अरे मेघना, कैसी बातें कर रही हो? इतनी रात को खाना खाने के बाद जो मजा आइसक्रीम खाने में है, वो और कहाँ है? अब तुम चुपचाप से खाती हो या अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा? अमन अपने हाथों से मेघना को आइसक्रीम खिलाने लगता है
तभी मेघना कहती है, मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं समझती थी। गीतांजलि की 2 बहुएं थी। उसकी बड़ी बहू राधिका हिंदू थी, तो वहीं उसकी छोटी बहू जोया मुस्लिम थी, जिसके चलते दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और आए दिन घर में तमाशे हुआ करते थे, जिससे गीतांजलि बड़ी परेशान थी। एक दिन सुबह के समय जहां एक तरफ राधिका मंदिर में घंटियां बजाकर आरती करते हुए भगवान की पूजा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जोया अपने कमरे में बैठी नमाज पढ़ रही थी। लेकिन घंटियों की आवाज की वजह से जोया को नमाज पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी नमाज खत्म करके नीचे आती है और चुपचाप राधिका के पीछे खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद राधिका आरती खत्म करके पीछे मुड़ती है तो जोया को अपने पीछे खड़ा देखकर कहती है, हाय राम, ये क्या तरीका है? जोया, तुम ऐसे चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ी क्यों हो गई? मुझे डरा रही हो क्या? जेठानी जी, हम आपके पीछे आपको डराने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि आपकी पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि फिर हम आपसे अपनी बात कह सके। हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी मुझे बहुत काम है। जेठानी जी, हम जानते हैं आपको हमसे बड़ी परेशानी है, लेकिन आज हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं कि आप हमेशा हमारे नमाज के टाइम पर ही इतनी जोर जोर से घंटियां बजाती हैं कि हमसे ठीक से नमाज भी नहीं हो पाती। क्या आप थोड़ा धीरे घंटी नहीं बजा सकती? अच्छा, तो तुम अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी नमाज के चलते अपनी पूजा भी ना करूं? अब तुम्हारे नमाज और मेरी पूजा का समय एक है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन जेठानी जी, हमने आपको पूजा करने के लिए नहीं मना किया, घंटी धीरे बजाने को बोला है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और ना ही आपको हो। देखो जोया, तुम इस घर में कुछ दिन पहले आई हो, लेकिन मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। मैं ऐसे ही रहती आई हूँ, मैं अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाऊंगी। राधिका और जोया आपस में बहस कर ही रही होती हैं। तभी उसकी सास गीतांजलि वहाँ आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को आपस में बहस करता देख उनसे कहती है, हाय हाय, किस बात पर तुम दोनों आपस में लड़ने लगी इतनी सुबह सुबह? इस घर में तो कभी शांति रहती ही नहीं है। और बड़ी बहू, तू इतनी जोर से घंटियां क्यों बजाती है? एक काम कर, कल से मंदिर का घंटा ले आ बजाने के लिए, ताकि घर वालों के साथ साथ बाहर वालों को भी पता चल जाए कि राधिका बहू पूजा कर रही है। तू पूजा अपनी शांति के लिए करती है या दूसरों की शांति भंग करने के लिए? अम्मी जी, हम भी तो इनसे यही कह रहे हैं। इनकी इन्हीं घंटियों की आवाज से हम अपने कमरे में बैठकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें शांति नहीं मिलती। अब हम भी इनसे यही कह रहे हैं कि ये घंटी धीरे से बजाया करे। बात तो तुम सही कह रही हो जोया बहू। राधिका, कल से तुम थोड़ा धीरे घंटी बजाया करो, ताकि ना तुम्हें पूजा करने में परेशानी हो, ना छोटी बहू को नमाज पढ़ने में। क्या बात है माँ जी, अभी तो आपकी छोटी बहू को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए और आप तो अभी से इसकी साइड लेने लग गई। अपनी मुस्लिम बहू आपको कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगी है, और मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी बहुएं हो। बात यही खत्म। अब तुम दोनों जाकर घर का काम करो और देखो, यहाँ खड़े होकर युद्ध मत करो। अपनी सास की बात सुनकर राधिका और जोया दोनों वहाँ से चली जाती हैं। समय बीतता है, लेकिन दोनों की आपसी तकरार में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन जोया रसोई में चिकन बना रही थी, तभी राधिका वहाँ आ जाती है और जोया को चिकन बनाता देखकर जोर जोर से अपने सर पर हाथ मारते हुए अपनी सास को आवाज देकर कहती है, माँ जी कहाँ है आप? जल्दी आइए, देखिए आपकी ये छोटी बहू क्या कर रही है आपकी रसोई में। जल्दी आइए माँ जी। क्या हो गया जेठानी जी, आप इतनी जोर जोर से अम्मी को आवाज क्यों दे रही हैं? अब क्या गुस्ताखी कर दी हमने? वो तो अभी माँ जी आकर तुम्हें बताएंगी कि तुमने क्या किया है। कहाँ रह गई माँ जी, जल्दी आइए ना। राधिका की आवाज सुनकर गीतांजलि के साथ साथ उसका छोटा बेटा हार्दिक भी वहाँ आ जाता है। तभी राधिका कहती है, अच्छा हुआ देवर जी आप भी साथ में आ गए माँ जी के। आप देखिए, अब देखिए अपनी बीवी को, शनिवार के दिन घर में रसोई में चिकन बना रही है। ओ सॉरी भाभी, इसमें जोया की गलती नहीं है। अब मुझे याद नहीं था कि आज शनिवार है और मैंने ही इसे कहा था कि चिकन बना ले। माफ कीजिएगा। क्यों माफ करूं देवर जी, अगर यही गलती मैंने करी होती ना तो माँ जी मेरा जीना हराम कर देती। माँ जी अब आप कुछ नहीं बोलेंगी? मैं क्या बोलूं?
मैं ये हिंदू और मुस्लिम बहू के बीच में पिस कर रह गई हूँ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन तुम दोनों आपस में बहस करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो। अगर इसने गलती से चिकन बना भी लिया था तो इसे शांति से समझा भी तो सकती थी ना, लेकिन तुझे तो बस तमाशा करने की आदत है। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। जोया इस घर में नहीं है, लेकिन आप तो नहीं है ना, आप ही बड़प्पन दिखा देती। अब बहुत हो गया तुम दोनों का। अब मैं हिंदू और मुस्लिम बहुओं का बंटवारा करके ही रहूंगी, तभी इस घर में शायद शांति हो जाए। गीतांजलि इतना कहकर घर के बीचों बीच एक लकीर खींचकर अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं का बंटवारा कर देती है, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी सीमा में रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता है। समय के साथ बंटवारे से घर में शांति तो आ जाती है, लेकिन उनके जीवन में तूफान मच जाता है, क्योंकि पहले जहां उन्हें घर के सारे आधे आधे काम करने पड़ते थे, वहीं अब बंटवारे की वजह से उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता था। फिर चाहे वो घर की सफाई हो, खाना बनाना हो या कहीं आना जाना हो, जिससे दोनों को ही परेशानी होने लगी थी। तभी एक दिन जोया के घर में राशन खत्म हो जाता है और वो अपने पति हार्दिक से कहती है, हार्दिक जी, घर का राशन खत्म हो चुका है, जाकर आप ले आइए ना राशन। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं और राशन लेने जाऊंगा। ये औरतों वाले काम मुझसे नहीं होते। ठीक है, फिर हम अम्मी जी से कह देते हैं, वही ले आएंगी, क्योंकि हम तो बाहर जाते नहीं हैं। माँ के पास तो गलती से चली मत जाना, क्योंकि माँ ये सब काम नहीं करती है। ये सारे काम बड़ी भाभी करती थी, लेकिन तुमने तो आते ही बंटवारा करवा दिया, और अब ये सब काम करना भी सीख लो। अपने पति की बात सुनकर जोया सर पकड़े बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका के सर में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। तभी उसकी सास उसके कमरे में आती है और उसे सर पर कपड़ा बांधे हुए देखकर कहती है, तुझे क्या हो गया? तू क्यों सर पर कपड़ा बांधे हुए बैठी हुई है बहू? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कल रात से इतना सर दर्द हो रहा है, गोलियां भी खा ली, लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन अभी तो कुछ समय पहले तुझे ऐसा ही दर्द हो रहा था ना, तो वो ठीक कैसे हुआ? माँ जी, वो तो जोया ने मुझे काढ़ा बना कर दिया था, उसे पीते ही मेरा सर दर्द गायब हो गया था। अच्छा, लेकिन अब तो बंटवारा हो गया है तुम दोनों के बीच में, तो वो तुझे काढ़ा क्या, एक गिलास पानी भी ना दे? अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो तेरा सर दर्द आज भी ठीक हो जाता। गीतांजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर राधिका सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी देवरानी जोया को उनसे बात करता हुआ सुनती है। अम्मी जान, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि एक घर में रहने के लिए बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। मुझे जेठानी जी को समझना चाहिए था। आप ये बंटवारा खत्म कर दीजिए। जोया की सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी राधिका सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अंदर आकर कहती है, हाँ माँ जी, जोया ठीक कह रही है। आप ये हिंदू मुस्लिम बहू का बंटवारा खत्म कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम अब कभी नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। अपनी बहू को अपनी गलती पर पछताते देखकर गीतांजलि उन्हें माफ कर देती है और अपनी हिंदू मुस्लिम बहुओं के बंटवारे को खत्म कर देती है, जिसके बाद राधिका और जोया भी हर भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। राधा की अपनी बहू को लेकर बहुत सपने थे। उसने सोचा था वो अपनी बहू के साथ अलग अलग जगह घूमने जाएगी, उसके साथ शॉपिंग करेगी, रात को खाने के बाद टहला करेगी। लेकिन उसके सपनों पर पानी तब फिर जाता है जब एक सुबह उसका बेटा पंकज, एक पैर वाली लड़की जिसने खड़े होने के लिए बैसाखी का सहारा लिया हुआ था, उसके साथ अपने घर आया और आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे पता है आपको ये जानकर हैरानी होगी और शायद आप मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने शादी कर ली है, वो भी इससे। ये रिया है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बिना बताए इससे शादी कर ली। क्या शादी कर ली? वो भी एक पैर वाली लड़की से? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? मेरी बहू को लेकर मैंने हजारों सपने सजाए थे, जिसको तूने पल भर में तोड़ दिया। कैसा बेटा है तू? 4 दिन के प्यार के चलते अपनी माँ के सपनों को चकनाचूर करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मैं क्या करता, सिचुएशन ऐसी हो गई। वो मेरी पंकज जी, मैं बात करती हूँ। माँ जी, मानती हूँ मेरी इस हालत को देखकर आपको लग रहा हो कि आपके बेटे ने किससे शादी कर ली, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी इस कमी को कभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बीच नहीं आने दूंगी।
चुप, एकदम चुप। जो खुद की जिम्मेदारी अपने दो पैरों पर नहीं उठा सकती, वो मेरे घर की जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है। और पंकज, तू आखिर क्या सोचकर तूने इस एक पैर वाली लड़की को मेरे घर की बहू बनाया? माँ अभी आप गुस्सा हैं, इसीलिए रिया की कमी के आगे आपको उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिया से बेहतर कोई और लड़की इस घर के लिए हो ही नहीं सकती। अरे इस एक पैर के सहारे जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ है, वो मेरे लिए क्या करेगी? तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे घर से तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इस लड़की को मैं अपनी बहू भी नहीं मान सकती। राधा इतना बोलकर चली जाती है तो वहीं ये सब सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर पंकज उससे कहता है, तुम रो मत रिया, देखना माँ को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो तुमको जरूर अपनाएंगी। नहीं पंकज जी, माँ जी को कभी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। मैं खुद से माँ जी को मनाने की कोशिश करूँगी। रिया अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था। बावजूद इसके पंकज ने उससे शादी की और उसे अपने घर लाया, लेकिन उसकी सास के ना स्वीकारने के कारण रिया का दिल दुखता है। अगले दिन सुबह के समय रिया बैसाखी के सहारे रसोई में जाती है और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगती है। इतने में हॉल में बैठी राधा के पास उसकी पड़ोसन माया आती है, जो उससे कहती है, क्या बात है राधा बहन, घर में छुपी बैठी हो? पार्टी वार्टी देने से बचना चाहती हो क्या? किस बात की पार्टी माया बहन? अरे बहू लाई है घर में और बोलती है किस बात की पार्टी? अरे पूरा मोहल्ला जानता है और पूरे मोहल्ले ने देखा है कि कल तेरा बेटा एक लड़की के साथ आया था, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरा बेटा ऐसे छुपकर शादी करके क्यों आया? लड़की को भगा कर लाया है क्या? भगा कर? अरे वो भागने लायक ही कहाँ है। मेरे बेटे ने मेरे सपनों को चकनाचूर करके जिस लड़की से शादी की है, वो एक पैर वाली है, दूसरा पैर है ही नहीं उसका, तो कहाँ से भागेगी? बैसाखी के सहारे तो खुद चलने वाली भाग सकती है क्या? क्या एक पैर वाली बहू? माया के इतना बोलते ही रिया वहाँ बैसाखी के सहारे उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। रिया की आंखों में अपनी सास की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं और वो भारी मन से माया से कहती है, नमस्ते आंटी जी, लीजिए चाय पीजिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तू आराम करती, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तू इतनी मुश्किल से चाय लेकर आई है। क्यों माया, दया आ रही है इस पर? अरे शायद मेरे बेटे ने भी दया करके ही इससे शादी करी, वरना उसकी मति नहीं मारी थी जो एक पैर वाली लड़की को अपनी पत्नी और मेरी बहू बनाता। अरे राधा बहन, कोई बात नहीं, बहू तो बहू है और वो अपनी कमी को भुलाते हुए भी देखो तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है। अब स्वीकार भी कर लो उसे। कभी नहीं। राधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरकर चली जाती है। अपनी सास के गुस्से के चलते रिया मन ही मन सोचती है कि वो आखिर अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। इसलिए वो पूरे घर की साफ सफाई और काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन घर की साफ सफाई करके वो कपड़े धोकर छत पर डालने जाती है, लेकिन वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ती है कि बैसाखी के फिसलने के कारण रिया भी उसी के साथ नीचे आ गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर राधा और पंकज बाहर आते हैं और रिया को गिरा हुआ देखकर पंकज जल्दी से उसके पास जाकर कहता है, रिया ये क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? माँ मेरी मदद करो, रिया को उठाओ। कुछ नहीं हुआ पंकज जी, मैं ठीक हूँ। कुछ ठीक नहीं हो तुम, माँ मेरी मदद करो ना। देखो ना रिया के सर से खून निकल रहा है, हमें इसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मेरी मर्जी पूछकर तूने इस एक पैर वाली अपाहिज से शादी की थी, नहीं ना? तो अब मेरी मदद क्यों चाहिए तुझे? अरे अगर आज इसके दोनों पैर ठीक होते तो क्या गिरती है? माँ! पंकज जी, माँ को कुछ मत बोलिए, मैं ठीक हूँ, बस सर में छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पंकज खुद ही किसी तरह रिया को अपनी गोद में उठाता है और कमरे में लेकर जाता है, जहाँ कुछ देर में डॉक्टर आकर रिया की मरहम पट्टी करते हैं और उनके जाने के बाद पंकज रिया का हाथ पकड़ के उसके साथ बैठा होता है और कहता है, रिया आज तो माँ ने हद कर दी, इतनी भी क्या नफरत कि अपनी बहू को दर्द में देखकर भी वो मदद ना करे, हद है। कोई नहीं पंकज जी, वो माँ है, उनको अपने बेटे की बिना बताए शादी करने का दुख है, ऊपर से ऐसी लड़की से शादी जिसका एक पैर ही नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण तो वही है ना, मुझे याद है 2 महीने पहले पंकज अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ कार ड्राइव करके किसी काम से जा रहा था, तभी उसकी माँ का फोन आता है, जिस पर पंकज जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगाते हुए कहता है, माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, आपको 1 घंटे में फोन करता हूँ। पंकज इतना बोलकर फोन काट देता है, लेकिन राधा ऐसे पंकज के फोन काटने पर कहती है,
कैसा बेटा है, माँ की बात सुने बिना ही उसका फोन काट दिया। कोई नहीं, मैं भी उसकी माँ हूँ, तब तक फोन करती रहूंगी जब तक उठा नहीं लेता। इतना बोलकर राधा बार बार पंकज को फोन मिलाने लगती है। ये देखकर उसके साइड में बैठी रिया कहती है, माँ को कोई जरूरी काम होगा, उठा लो फोन। क्या मैं उठाऊं? नहीं, माँ को मैंने भी बताया नहीं है हमारे बारे में। तुम्हारी आवाज सुनकर भड़क जाएंगी, लेकिन पता नहीं इनसे वेट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ साइड में गाड़ी लगाने की भी जगह नहीं है। पंकज इतना बोलकर ड्राइव करते हुए ही फोन उठाने लगता है, लेकिन फोन उठाते हुए उसका ध्यान सामने से हट जाता है और अचानक ही एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट में पंकज और रिया की जान तो नहीं जाती, लेकिन रिया को अपने एक पैर से हाथ धोना पड़ता है। अगर उस दिन माँ बार बार फोन नहीं करती तो फोन उठाने के चक्कर में हमारा एक्सीडेंट नहीं होता। माँ को तो ये तक नहीं पता कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 हफ्ते तक मेरा फोन बंद था और जब ऑन हुआ तो माँ ने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, बस ये पूछा फोन क्यों नहीं किया। कोई नहीं पंकज जी, उस एक्सीडेंट में हम बच गए, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मेरी गलती की सजा तुम्हें मिली। मैंने फोन ना उठाना चाहा होता तो तुम्हारे दोनों पैर ठीक होते, माँ भी तुमको अपना लेती। लेकिन अब ना वो तुमको अपना रही हैं, ऊपर से दूसरों के आगे भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। रिया का एक पैर पंकज की लापरवाही से गया। ये बात उसके कमरे के बाहर खड़ी राधा ने सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको अपने किए पर पछतावा तो हुआ ही, साथ ही वो एक माँ होने के फर्ज को भी अच्छे से नहीं निभा पाई। उसे इसका दुख भी हुआ। ये सुनकर वो अपने कमरे में जाती है और खुद को बंद करते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे के इतने दिन गायब होने पर ये तक नहीं पूछा कि वो कैसा है। अगर उस एक्सीडेंट में उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और बहू, उसको मैंने कितना सुनाया, उसके खुद के पैरों पर ना खड़े होने का कितना मजाक बनाया, जबकि उसके पैर तो मेरे ही कारण गए। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, बिना ये बताए कि मुझे ये सच्चाई पता है, वरना मेरे बच्चे मेरे बदले हुए स्वभाव को मेरी दया समझेंगे। राधा बिना ये जताए कि उसे अब सच्चाई पता है, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव दिखाती है। रिया की सीढ़ियों से गिरने के बाद से वो उसके लिए खाना और पानी सब कमरे में ही लाने लगी थी। उसके ठीक होने के बाद उसके कामों में उसकी मदद करने लगती, जिसके कारण रिया को भी खुशी हुई कि धीरे धीरे ही सही उसकी सास ने उसे अपना तो लिया। जिसके बाद राधा अपनी एक पैर वाली बहू के साथ ही अपने इधर उधर घूमने वाले सपने को पूरा करती है।